Hello guys, welcome to study NCRT. So guys, we were continuing our chapter 1 of class 11 political science, constitution, why and how. So guys, today we will start how the Indian constitution was made. मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे बना था. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, जिसके जो मेंबर्स थे उसको चूज़ किया गया था और उन्होंने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, बेसिकली हम कहें तो फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को. 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है. और देखिए 14 अगस्त 1947 को उस दिन जो है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन जो था वो हो गया था. और देखें तो उस दिन जो है पार्टी दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो दोबारा से क्या है रीअसेंबल होती है उसी दिन 14 अगस्त 1947 को. तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली. मतलब लोग जो हैं वो उसे इलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि जो है उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. तो हमारी कंट्री के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो एक्ट्स थे वो लागू किए थे, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. इस एक्ट के अंडर क्या था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी थी और इन्हीं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया इनडायरेक्टली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो ब्रिटिशर्स जो थे उनकी कैबिनेट ने मिलकर बनाई थी, जिसको कैबिनेट मिशन बोलते हैं. तो एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई उसका एक्चुअल में प्लान क्या था. देखिए क्या था कि जो सीट्स थी वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दी गई थी. मतलब कोई भी जो प्रिंसली स्टेट था या फिर जो स्टेट ब्रिटिशर्स के अंडर था उसको पॉपुलेशन के हिसाब से जो है उसको सीट मिली थी. जो ब्रिटिश रूल के अंडर जो स्टेट्स आते थे उनको 292 सीट्स जो थी मिली थी, और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो एरियाज आते थे उनको 93 सीट्स मिली थी. तो उस टाइम में बेसिकली 3 मेन कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम सिख एंड जनरल. ओके, तो इनको क्या है पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है इनको जो है सीट्स मिलती हैं. और जो सिस्टम था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम. मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बिहाफ पे जो है इनको इलेक्ट किया गया था. तो ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ये आप थर्ड चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस का इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर ये बहुत अच्छी तरह जो है आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा. सो गाइज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मतलब कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर जो मेंबर्स थे वो किस तरह चूज़ किए गए थे और क्या क्या उनकी नंबर थे वो जो है हम इसमें स्टडी करेंगे. देखिए सबसे पहले तो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर जो टोटल मेंबर्स थे वो थे 389 मेंबर्स. लेकिन क्या है कि जब पार्टीशन हो जाता है, पार्टीशन की बाद जो है ये हो जाता है 299, बिकॉज कुछ मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान में चले जाते हैं. इस वजह से जो टोटल थे उनमें से जो हैं वो नंबर्स जो हैं रिड्यूस हो जाते हैं. अब क्या है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था. ठीक है, तो इस दिन तो बनकर तैयार हो चुका था और इस दिन को अडॉप्ट कर लिया गया था. लेकिन फोर्स में कब लाया गया? 26 जन 1950 को फोर्स में लाया गया था. और 24 जन 1950 वाले दिन 284 मेंबर्स जो थे वो प्रेजेंट थे उस टाइम पर. और 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में लाया जाता है, लागू कर दिया जाता है. तो देखिए जो पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, लेकिन इस पार्टीशन की वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक हॉरेंडस वायलेंस के अंडर बनता है, एक इमेंस प्रेशर के अंडर जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेसन्स जो हैं इस चीज़ से सीखे थे. और जब हमारा इससे पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था सिटीज़नशिप का एक नया जो था कंसेप्ट दिया. मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर उनको भी सिक्योर किया जाएगा, बिकॉज जो हमारे कंट्री का पार्टीशन हुआ था वो कुछ इस वजह से हो गया था, बिकॉज जो मुस्लिम लोग थे वो सोच रहे थे कि उनका जो कहीं ना कहीं जो रिलीजन है वो मेजॉरिटी के अंडर क्या है सप्रेस हो जाएगा. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि सिटीज़नशिप का जो बेसिस है वो एथनिसिटी नहीं होगा.
ठीक है। रिलीजियस आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं होगा अगर हम सिटीजनशिप चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये भी कहा गया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया था। जैसे कि अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, एससी की, तो कम 28 मेंबर्स जो थे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। और अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 22% सीट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही आई थी उस टाइम में जब इलेक्शंस हुए थे। मतलब कांग्रेस जो पार्टी थी वो डोमिनेंट पार्टी थी। तो कई लोग जो हैं ये जब ये क्रिटिसिज्म करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि उस टाइम में जो कांग्रेस थी वो सबसे ज़्यादा थी, तो कांग्रेस के ही जो मेंबर्स थे उनको जो है उनको रिप्रेजेंट उन्होंने मतलब उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन का मौका जो था वो मिला था। लेकिन क्या है कि जो लोग हैं वो ये तो कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि जो कांग्रेस थी वो एक काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पार्टी थी। मतलब कि इसमें अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले भी लोग थे और इसमें अलग अलग ओपिनियन जो लोग रखते थे, अलग अलग जो उनकी जो भी व्यूज़ थे वो जो लोग रखते थे वो भी इस कांग्रेस पार्टी से ही थे। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो थी वो डोमिनेंट पार्टी थी और ज़्यादा जो सीटें थी वो सिर्फ कांग्रेस के पास ही आई थी। तो ये जो चीज़ है गलत है, क्योंकि कांग्रेस एक काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स पार्टी थी और इसमें अलग अलग तरह के ओपिनियन के जो लोग थे वो एक कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। मतलब कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो डेलिब्रेशंस जो डिस्कशंस हुई थी उनको जो है हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो क्या थी, इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। ब्रॉडली इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंट जो है उसको नहीं किया गया था कि हर एक जो मतलब रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्शंस नहीं हुए थे। इस वजह से जो लोग हैं वो कहते हैं कि रिप्रेजेंट जो है उसको जो है अच्छी तरह नहीं किया गया। लेकिन देखिए जब भी कोई कहा जाता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, बॉडी जो है रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे सेक्शंस को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे जो सेक्शंस हैं उनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखिए जो क्या है कि उस टाइम में जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो ये नहीं था कि सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स थी, अपनी कम्युनिटी की जो इश्यूज थे उनको उन्होंने सामने रखा था, बल्कि उन्होंने सारे इंडिया की जो इंटरेस्ट थी, सारे इंडिया की जो प्रॉब्लम्स थी उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिस्कशंस की थी। थोड़ी बहुत देखिए डिसएग्रीमेंट भी हो जाती थी, बट बाद में बातों को समझा जाता था, उनको ट्रेस किया जाता था, हर एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वो ढूंढा भी जाता था। अब हर एक इशू को डिस्कस किया गया था, हर एक जो भी रूल, देखिए कोई भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है ना उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। ठीक है, डिस्कशंस हुई हैं, कई इसके अगेंस्ट में भी थे, कई इसके फेवर में भी थे। लेकिन जो यूएएफ है, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि क्या है कि हर एक जो भी इंसान है उसके पास राइट टू वोट है। चाहे उसके पास क्या है, इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन वो इतना तो उसके पास नॉलेज होगी कि उसे अपना पता हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे लिए कौन सा रूलर सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो और भी जो काफ़ी इश्यूज थे उनके ऊपर जो है वो डिस्कशंस होती थी और हर एक बात को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज के साथ जो है डिस्कशन किया जाता था और हर एक डिस्कशन के लिए, हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए प्रिंसिपल रीजंस दिए जाते थे कि क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है। तो इस तरह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो डिस्कशंस थी वो इस तरह हुआ करती थी। गाइज इन दिस वीडियो ओनली अप टू हियर, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द प्रोसीजर्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।